हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है और रेलवेज़ की फाइनेंसिंग की काम ये करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। और इससे पहले कि हम प्रोसीड करें, एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ कि मैं किसी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ना ट्रेड और इन्वेस्ट करने की कोई भी रिकमेंडेशन है मेरी यहाँ पे, और ना ही मैं सेबी का कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, वो आप अपना एनालिसिस करके कीजिए और किसी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से आप चेक करके कीजिए। एक और डिस्क्लेमर है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, तो मैं अपना एनालिसिस मैंने किया था खरीदने से पहले, वही एनालिसिस, वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पे इस कंपनी के शेयर्स को लेके या किसी भी कंपनी के शेयर्स को लेके नहीं है। तो आईआरएफसी जो है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी अंडर वैल्यूड है इस वक़्त। और अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं जहाँ मैंने बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया है, तो ये सारी ऐसी कंपनीज़ हो जाती हैं जो कि ना बहुत लाइमलाइट में नहीं रहती हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वो टॉप हॉट स्टॉक्स जो होते हैं वो नहीं होते, और ये वो हिडन जेम्स होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और किसी की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। पर अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इनके रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये आपको वैसे रिटर्न्स नहीं देंगे कि आपको 1 साल में 10 गुना कर दिया पैसा, बिकॉज़ ये सच में इन्वेस्टमेंट्स ही हैं, गैम्बलिंग नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यूएशन जब हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले भी काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है, उसमें 2 प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है प्राइस टू अर्निंग और दूसरा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अगर आप यहाँ इस कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो वो 34 रुपीज़ पर शेयर है, और ये इसकी करंट प्राइस से नीचे है। यानी आप 32 रुपीज़ पे करोगे इसके एक शेयर को खरीदने के लिए, और बदले में आपको जो इक्विटी ये कंपनी दे रही है उसकी वैल्यू है 34.8 रुपीज़ की। तो ये ऐसा हो जाता है कि आप एक तिजोरी खरीद रहे हो, जो आप 500 रुपये में खरीद रहे हो, पर उस तिजोरी के अंदर मैंने 1000 रुपये रखे हुए हैं। तो आपने तो तिजोरी 500 रुपये में खरीदी, पर जैसे ही खरीदोगे उसके अंदर ज़्यादा पैसा पड़ा है ना। तो यहाँ पे वही सीन हो जाता है कि जो आप स्टॉक खरीद रहे हो वो 32 रुपये में खरीद रहे हो, पर उस स्टॉक की जो बुक वैल्यू है, जो इक्विटी है, वो 34.8 की है। दूसरी चीज़ आती है प्राइस टू अर्निंग। तो प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे देखें, अगर 10 से नीचे किसी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग होती है तो उसे अंडर वैल्यूड काफ़ी माना जाता है। यहाँ ये 5 के पास पहुँचने पे आई हुई है, और इस कंपनी का ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा है। पीई जो है वो ग्रोथ से कनेक्टेड होती है। जो हाई ग्रोथ कंपनीज़ होते हैं तो यूजुअली पीई ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उतना जल्दी ग्रो कर जाती हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पीई को जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे जो पीई है वो ऑलरेडी मतलब लो है और इसका ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। तो जब ये दोनों पैरामीटर्स आपको किसी कंपनी में मिल जाएँ कि पीई भी लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी आपका जो है लो है, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। कंपनी सच में बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड बन जाती है। तो वैल्यूएशन वाइज़ ये है। और एक चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि ये कंपनी शुरू से बहुत अच्छे डिविडेंड्स दे रही है। इस वक़्त भी देखें तो इसका 4% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। तो अगर आप किसी एफडी में पैसा डालने की जगह इसमें लगाते हो तो आपको ये नहीं लगेगा, यार ये स्टॉक अगर होल्ड भी करना पड़ता है मुझे लॉन्ग टर्म के लिए, कि इमीडिएटली रिटर्न्स नहीं देता है, आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे कोई कैश रिटर्न्स नहीं मिलते। इस प्राइस पे ये 4.34% का कैश रिटर्न्स देंगे, और डिविडेंड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स पे कर रही है, यानी जो ये कैश अपने पास रिटेन कर सकते हैं उसमें से काफ़ी पोर्शन ये डिविडेंड्स में भी पे कर देते हैं। फिर भी इसका जो बुक वैल्यू है वो जो है इसके मतलब प्राइस जो है इसका वो बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सोचिए, अगर इसने कोई डिविडेंड्स कंपनी ने पे ना किए होते, सारा पैसा अपने रिजर्व्स में रिटेन किया होता और उसको री इन्वेस्ट किया होता अपने बिजनेस में, तो बुक वैल्यू कितनी ज़्यादा होती। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है मुझे। डिविडेंड्स अच्छे पे कर रही है। और यहाँ अब पैरामीटर पे आते हैं डेट टू इक्विटी पे। अब डेट टू इक्विटी इसका जो है क्लोज टू 10 है, 9 से ऊपर है। रीज़न इसका क्या होता है ना, कि ये कंपनी जो है फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये इंडियन रेलवेज़ के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के और बाकी, वहाँ पे फाइनेंसिंग देती है। तो फाइनेंसिंग कोई भी कंपनी, आप एनबीएफसी उठा लीजिए या कोई भी आप बैंक उठा लीजिए, उनका डेट टू इक्विटी हाई रहता है। क्योंकि इन कंपनीज़ का बिज़नेस ये है कि पहले ये डेट एक्वायर करते हैं, पैसा रेज़ करते हैं और फिर उसको आगे लोन में देते हैं। और इनका जो डिफ़रेंस होता है, जिस रेट पे इन्होंने पैसा उठाया मार्केट से और जिस रेट पे ये पैसा आगे लोन कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं उसको, वो इनका प्रॉफ़िट होता है। तो इस कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है, गवर्नमेंट कंपनी है, ये अराउंड 1.5% के रहता है, और ये सस्टेन करने का इनका वो भी है, एक टारगेट है कि 1.5% का हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे सस्टेन करना है। बैंक से कम है, पर अगेन इस
रेलवे सेक्टर में ये कंपनी जो है सारे के सारे लोन्स हैंडल कर रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अंडर वैल्यूड है, डिविडेंड अच्छा पे करती है। और अब हम इसके फाइनेंशियल्स को धीरे-धीरे स्टडी करते जाएँगे, पर उसमें जस्ट घुसने से पहले एक चीज़ जो मैं हमेशा चेक करके बताता हूँ, वो होता है इसका एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो अगर इसका आप 1 महीना पिछले महीने में देख लेंगे, रोज़ कितने एवरेज शेयर्स ट्रेड हुए हैं या पिछले पूरे साल में रोज़ शेयर्स कितने ट्रेड हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा वॉल्यूम इतना हाई है कि आपको लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यानी ये नहीं होगा कि शेयर्स खरीद लिए और बेच नहीं पा रहे, बेचते वक़्त आपको नुकसान पे बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि स्लिपेज हो रही है। वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ मैं हाइलाइट कर देता हूँ कि ये कंपनी अभी भी ग्रोथ फेज़ में है। उसका रीज़न ये है कि अगर डिविडेंड पे आउट देखोगे आप तो सिर्फ 31% है। यानी इतना हाई डिविडेंड यील्ड होने के बाद भी ये कंपनी 70% के अराउंड प्रॉफिट्स रिटेन कर रही है और उनको अपने बिज़नेस को ग्रो करने में लगा रही है। यानी वो पैसा ये आगे लोन कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये सारे पैसे डिविडेंड्स में पे आउट करते तो अराउंड 15-16% का डिविडेंड यील्ड बन जाता। और अगर ये 70% रिटेन करके भी इतना डिविडेंड दे पा रहे हैं तो हर तरीके से कंपनी अच्छी है। यानी कंपनी का फोकस डिविडेंड्स देने में भी है, ग्रोथ में भी है और कंपनी की वैल्यूएशन भी इस वक्त अट्रैक्टिव है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव लग रही हैं इस वक्त कंपनी की। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे जहाँ पे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है। तो चलते हैं इसके P&L स्टेटमेंट पे। और P&L स्टेटमेंट में जो चीज़ हाईलाइट करने की है वो ये कि सेल्स देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज़ जो इसमें आपको दिखाई देगी वो ये कि कंपनी जो है उसने लास्ट 2 ईयर्स में कोई बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं दिखाई। अगर आप 21 से 22 देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ थी नॉन नेट प्रॉफिट में। यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो ये एक वन टाइम एडजस्टमेंट इन्होंने रिसेंटली की है। पर हम उसको सबको नहीं लेंगे क्योंकि वो सब पैरामीटर्स तो अगले साल भी वो कोई ना कोई रीज़न अगर मेरे को ढूंढना है तो वो रीज़न तो अगले साल भी बनेंगे। तो सारे रीजंस को मिला के ही हमने ग्रोथ को एनालाइज करना होता है। तो अभी इस साल कंपनी ने कोई मैसिव ग्रोथ नहीं शो की है प्रॉफिट्स में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिर भी कंपनी के पास 6,300 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है। अब ये 6,300 करोड़ में से 30% जो है कंपनी डिविडेंड में पे करती है। तो रफली 1,800-2,000 करोड़ इन्होंने डिविडेंड में दे दिया एंड अराउंड 4,300 करोड़ रुपीस कंपनी अपने पास रिटेन कर रही है। अब ये है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कि ये पैसा कहाँ जाएगा। तो ये पैसा जो है ये कंपनी की लोन बुक में ऐड होगा। यानी पहला रीज़न ये मैंने सेम चीज़ क्योंकि मैंने जब बैंक से एनबीएफसी डिस्कस किया तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है कि अगर आप पैसा बोरो करते हो और फिर उसको आगे लोन करते हो तो आपकी कमाई होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यानी आपने सपोज कीजिए 8% पे पैसा उठाया और 9.5 पे आगे आपने लोन पे दे दिया, तो आपकी कमाई कितनी हो रही है 1.5%, क्योंकि 9.5 आपको मिलेगा और उसमें से 8 आप दोगे जिससे आपने पैसा लिया। पर ये कंपनी जब 4,500 करोड़ के अराउंड पैसा अपना रिटेन कर रही है हर साल, तो वो पैसा जो है वो प्योर प्रॉफिट यानी पूरा 9.5% उस पर कमाएगी। तो एवरेज नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है इनका वो बढ़ जाता है किसी भी एनबीएफसी या बैंक के लिए। इसीलिए जो बुक वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप सोचो बुक वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करिए, बुक वैल्यू रिप्रेजेंट करिए कि आपके पास अपना कितना पैसा है। जितना आपके पास अपना पैसा है जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें आप 9.5% कमाओगे और जितना पैसा आप मार्केट से उधार लेके आगे लोन करोगे उस पर आप सिर्फ 1.5% कमाओगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है, ह्यूज मैसिव डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिटेबिलिटी में। और इस वक्त इस कंपनी का जो मुझे दिखाई देता है कि विद इन 1 और 2 ईयर्स ये कंपनी हर साल तकरीबन 5 से 6,000 करोड़ रुपए रिटेन करेगी। यानी वो इनका अपना पैसा होगा जिसपे इनको एनआईएम जो होता है 1.5% का वो नहीं मिलेगा, बल्कि जो पूरा इंटरेस्ट का रेट होता है जिसपे इन्होंने आगे लोन किया है वो पूरे इनकी कमाई में जाएगा। तो उस वजह से ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत हाईली प्रॉफिटेबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इनके प्रॉफिट्स आएंगे, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है इस कंपनी के लिए। और ये एक पॉइंट था जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था। उससे 2 चीज़ें होंगी, या तो डेट टू इक्विटी ये मेंटेन करेंगे जो इनका 9.24 हमने यहाँ पे देखा था, और जो इनकी लोन बुक है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि सोचिए इस साल इन्होंने 4,000 करोड़ रुपए 4,500 करोड़ अपना खुद का कैश ऐड कर लिया। अगर इनको ये डेट टू इक्विटी को मेंटेन करना है तो ये इसका 9 टाइम्स यानी 36,000 करोड़ अपनी लोन बुक बढ़ा सकते हैं और उस पे इनको वो 1.5% का एडिशनल कैश गेन मिलता रहेगा। या दूसरा तरीका क्या है कि ये अपना डेट टू इक्विटी कम कर सकते हैं। तो मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूँ तो उसका एक छोटा-सा मैं अगर ओनर बन रहा हूँ, मेरे को दोनों सूरतों में मेरे को फ़ायदा लगता है कि मेरी कंपनी जिसको मैं ओन करता हूँ उसका कर्ज़ा कम हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही रहती है, या फिर कर्ज़ा उतना ही रहता है पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दोनों ही सिचुएशंस एज़ एन इन्वेस्टर बहुत ही
सूटेबल सिचुएशंस हैं। और इस कंपनी के अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इससे आपको साफ दिखाई देगा कि कंपनी जो है एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है एंड एट द सेम टाइम इसकी वैल्यूएशन भी चीप है। तो इसमें डबल हमें बेनिफिट मिलता है। कुछ कंपनीज क्या होता है ना, प्रॉफिटेबल ज़रूर होती हैं, उनका फ्यूचर ग्रोथ भी आपको दिखाई देती है, सब कुछ देता है, पर वैल्यूएशन उनकी कभी चीप नहीं मिलती, तो आपको महंगे शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि फ्यूचर ग्रोथ भी है, अच्छा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और वैल्यूएशन भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे डबल हमें फ़ायदा हो जाता है। और किसी भी जो एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन होता है उसके लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है उनका एनपीए। तो अब फाइनली इनका एनपीए देख लेते हैं, क्योंकि अगर एनपीए हाई है इसका मतलब लोन्स रिस्की हैं और वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 23 की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है, 22 की खोल के देख लेते हैं हम। और ये इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट खुल गई और यहाँ मैं सर्च करता हूँ वर्ड एनपीए को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, IRFC बीइंग प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैविंग नील एनपीए। तो यानी इनका एनपीए ज़ीरो है। तो अब आप सोच सकते हैं कितने बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आप जानते हैं जिनका नील एनपीए होता है। तो इस कंपनी का ज़ीरो एनपीए, यानी कोई भी पैसा आज तक इनका ऐसा नहीं है जो ये रिकवर नहीं कर पाए हैं वापस। जो इनको इंटरेस्ट पेमेंट आनी चाहिए, जो इनको पैसा वापस मिलना चाहिए, वो इन्हें मिल रहा है। तो ये एक और एडिशनल वंडरफुल फीचर है इस कंपनी के बारे में कि इतना पैसा लोन में देने के बावजूद इनका जो एनपीए है वो यहाँ पे टोटली ज़ीरो है। तो अब हमने सारे फंडामेंटल्स देख लिए, हमने सारे इसके बाकी के पैरामीटर्स देख लिए, डिविडेंड्स देख लिए, एनपीए देख लिया, प्रॉफिटेबिलिटी देख ली, बैलेंस शीट देख ली। तो यहाँ पे सब कुछ अभी तक मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकल्स में चलते हैं और टेक्निकल्स में जाके फटाफट देखते हैं कि असली लेवल्स क्या हैं जहाँ पे हम खरीद सकते हैं। तो ये इसका वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इसका जो हाई है वो अराउंड 37 रुपीज़ के आसपास बना है और इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है 32 रुपीज़ पे। अब वैल्यूएशन फंडामेंटल वाइज तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंपनी अंडर वैल्यूड है, पर लेवल्स को देखना भी ज़रूरी रहता है। तो इस वक्त मेरा मानना ये है कि ज़रूरी नहीं है, इसका नेक्स्ट लेवल देखें सपोर्ट का, तो यहाँ पे अराउंड 26-25 रुपीज़ के अराउंड है। मेरा मानना है हो सकता है 26-25 पे दोबारा ना आए, क्योंकि मार्केट अगर रैली कर जाएगी ओवरऑल मार्केट और ये कंपनी ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, तो ये भी रैली हो सकता है यहीं से कर जाए, ये नीचे ना आए। तो मैं यहाँ पे 3 लेवल्स लेके चलूँगा, यानी अगर सपोज़ कीजिए मेरे को 3 लाख रुपए टोटल इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा। एक पार्ट जो मैं अभी ले लूँगा, जो करंट प्राइस है, ताकि मैं अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाऊँ। दूसरा पार्ट जो अराउंड 25 रुपीज़ पे मैं ऐड करूँगा, अगर ये 25 टच करता है कभी, तो उस वक़्त और अंडर वैल्यूड होगा, तो उस वक़्त और खरीदना चाहिए, तो वहाँ सेकंड लॉट में खरीदूँगा। और तीसरा लॉट मेरा होगा अगर ये अपनी जो हिस्टोरिकल लो है, यानी लो नहीं कहना चाहिए, जो एवरेज हिस्टोरिकल है, जहाँ पे बहुत पहले ये ट्रेड करा था, वहाँ आ जाता है, विच विल बी रफली अराउंड 20 रुपीज़। तो 20 रुपये के अराउंड ये अगर चला जाता है, तो वहाँ पे आप थर्ड इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। मतलब मेरा ये तरीका होता है, ये अगेन मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट या बाइस ट्रेडिंग या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर मैं इस तरह से इस चीज़ को अप्रोच करता। तो मैंने पहला लॉट जो अब है वो अराउंड 33 रुपीज़ के अराउंड मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। अगर ये दोबारा 25 के नीचे जाएगा तो वहाँ मैं ऐड करूँगा, अगर वहाँ से फिर ये 19-20 की रेंज में जाएगा वहाँ मैं फिर ऐड करूँगा। रीज़न यही है, इन्वेस्ट करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंपनी अंडर वैल्यूड भी है और डिविडेंड्स भी पे कर रही है। तो अगर मैंने पैसा एफडी में भी डालना है और मैं यहाँ पे डाल दिया और सपोज़ कीजिए मुझे 20 रुपीज़ पे एंट्री मिल जाती है, तो वहाँ तो डिविडेंड यील्ड ही मेरा ऑलमोस्ट जो है 6-7-8% के आसपास पहुँचने लगेगा, यानी एफडी को मैच करने लग जाएगा। और एफडी के रेट्स और अब बढ़ने नहीं वाले, आरबीआई और रेट्स इंक्रीज़ नहीं करने हैं जो मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में है। और अगर कंपनी को हम देखें तो यहाँ डिविडेंड यील्ड्स इंक्रीज़ होने का चांस ही चांस है और कैपिटल गेन्स का भी स्कोप है। तो ऑब्वियसली ये मेरा पूरा एनालिसिस था, इसको आप अपने आप चेक कीजिए। अगर आपको लगता है मेरा एनालिसिस सही है, गलत है, जो भी है उसको कमेंट्स में लिखिए। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा, एनालिसिस अच्छा लगा तो इसको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस हैं, कुछ भी है आप उसमें शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए। और आपके कमेंट्स जो होते हैं, आपका फीडबैक जो होता है और चैनल की जो ग्रोथ होती है ना, वही सिर्फ मेरे लिए एक मोटिवेशन होती है कि मैं ये वीडियोस बनाता रहूँ। मुझे पूरा एनालिसिस करने में काफ़ी टाइम लगता है, जिसके बाद मैंने इस शेयर्स में एंट्री ली होती है, जो मैं आपके साथ विदिन 20-30 मिनट्स एक कंसाइज वे में शेयर कर रहा हूँ, पूरी डिटेल्स के साथ। और कोई क्वेरीज हैं प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगा। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।